नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और जबकि इसके पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अलावा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की जंग होगी, जिसके लिए बीजेपी अभी से सक्रिय हो गई है। महाजंग के मद्देनजर पीएम मोदी जहां खुद लगातार वर्चुअली जनता से जुड़कर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं अमित शाह के साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता भी अब मैदान में नजर आने लगे हैं। इतना ही नहीं, आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां भी टीम मोदी और केंद्रीय नेता अब माहौल बनाते दिख रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के नेता भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बीजेपी अब मिशन या एक्शन मोड में है और कांग्रेस ये बात अच्छे से समझ रही है। यही वजह है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी नव संकल्प चिंतन शिविर कर रही है। लेकिन सवाल वही है कि इस चिंतन से कांग्रेस कड़ी चुनौतियों को पार कर पाएगी? क्या कांग्रेस खुद को मजबूत करते हुए बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी चुनावी मोड़ में आ गई है। जी हां, कांग्रेस का नया मिशन 2024 और उसके पहले कई राज्यों में होने वाले चुनाव में कामयाबी हासिल करना है। हालांकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त बीजेपी के मुकाबले काफी कमजोर है, जिसे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता बखूबी समझ रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस अब नव संकल्प चिंतन शिविर कर रही है। राजस्थान के उदयपुर में 3 दिन तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के देश भर के 400 से ज्यादा बड़े नेता शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी इस चिंतन शिविर में जुड़े हैं। बता दें कि शिविर के पहले दिन सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को संबोधित कर कई बड़े मुद्दों पर बात करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक केंद्र सरकार नफरत फैलाकर अल्पसंख्यकों को दबा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य को टिकट मिलेगा। The Congress Party stood by them steadfastly throughout their long struggle, both within Parliament and outside. But the promises made by the Prime Minister to the farmers when they withdrew their agitation have yet to be fulfilled. उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर से कांग्रेस के सभी नेता काफी जोश में हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के मुताबिक कांग्रेस अब चुनावी तैयारी में है। चिंतन शिविर में सभी अपनी बात कहेंगे और सभी की बात सुनी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी जब भी सामने आते हैं तो बीजेपी क्यों घबराती है, क्यों उसके पेट में दर्द होने लगता है। इधर कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का ये चिंतन नहीं बल्कि चिंता शिविर है। मंथन होगा, सब अपनी बात कहेंगे, सब अपनी बात बोलेंगे, सबकी बात सुनी जाएगी। बीजेपी क्यों घबराती है, उनके पेट में क्यों दर्द होता है जब राहुल गांधी सामने आते हैं। चिंतन शिविर नहीं, वो चिंता शिविर है। पार्टी को बचाने के लिए चिंता, आदरणीय राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाने की चिंता, इन सब विषयों पर वहाँ पर चिंता होगी। किसको और कैसे कांग्रेस की खिसकती हुई जमीन को रोका जाए, और मैं मानता हूँ एक परिवार की स्तुति के लिए वो चिंतन शिविर है। कांग्रेस जिस कवायद में जुटी है उसमें अब कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये फिलहाल भविष्य की गर्त में है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस चुनाव को लेकर सक्रिय है, लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है, तो वहीं अब चिंतन शिविर भी हो रहा है, जिसमें देश भर के दिग्गज कांग्रेस नेता शिरकत कर रहे हैं। उसके बाद देखना होगा कि मंथन से कितना अमृत निकलता है और कांग्रेस को ये कितना फलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखिए, बड़ा सवाल है कि इस मंथन से क्या अमृत निकलेगा और हाथ मजबूत होगा। बीजेपी का हल्ला बोल है इस मंथन को लेकर, और सबसे बड़ी बात है कि इस मंथन में और इस हल्ला बोल के बाद कांग्रेस कैसे गोल मार पाएगी। देखिए, वर्तमान स्थिति को देखें तो दोनों जगह से चुनाव की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं। मंथन
बीजेपी का भी हो चुका है, कांग्रेस का चल रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब लगाते आए हैं। लेकिन फिलहाल जो भी बैठकें हो रही हैं, जो तैयारियां हो रही हैं, उस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। दो मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलरेज जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि आपसे इसलिए भी क्योंकि बीजेपी में लगातार तैयारियां बैठ के चल ही रही हैं। इससे पहले एक मंथन हो चुका है, अब बारी मंथन कांग्रेस की है और कांग्रेस के मंथन पे ये जो प्रतिक्रिया आ रही है कि ये इनका चिंतन शिविर नहीं, चिंता का शिविर है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बैठकें हो सकती हैं और इनको तो ज्यादा जरूरत भी है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती आई है। तो नरोत्तम भाई साहब ने बोला कि ये चिंतन नहीं चिंता शिविर है, लेकिन क्या है कि वे उदार व्यक्ति हैं तो उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ये चिंता शिविर भी नहीं, चिता शिविर है, क्योंकि कांग्रेस वास्तव में चिता पर लेटी हुई है। अब ये डिपेंड यही करता है कि उस चिता को मुखाग्नि कौन देगा। राहुल बाबा तो बिल्कुल फड़कते रहते हैं कि जल्दी से मैं अध्यक्ष बनूं और चिता को मुखाग्नि दे दूं। तो ये चिता शिविर है। और मंथन शब्द का आपने उपयोग किया, तो मंथन शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मंथन होता है तो उसमें अमृत के साथ विष भी निकलता है और विष को पीने के लिए शिव लगता है। लेकिन शिव लगते हैं, लेकिन यहाँ कोई शिव नहीं, सारे भस्मासुर ही भस्मासुर हैं। और सबसे आगे भस्मासुर लाइन में बैठे हुए दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन में, राहुल बाबा, की कांग्रेस के सिर पे जब भी हाथ रखेंगे वो उसको भस्म ही कर देंगे। तो ये चिंता शिविर नहीं है, ये चिता शिविर है। और अमृत पीने के लिए तो सब बैठे हैं, लेकिन विष पीने के लिए कोई शिव नहीं है यहाँ पर। और सबसे आगे जो खड़े हैं वहाँ भस्मासुर महोदय खड़े हैं, जिनका नाम राहुल बाबा है। ठीक है अभिनव जी, मुझे लगता है कुछ बहुत ज्यादा मुझे भी बोलने की जरूरत यहाँ नहीं है। बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी हैं इस पूरे चिंतन शिविर पर। जी राखी जी नमस्कार, और मेरे साथी गुलरेज जी को भी नमस्कार। और मैं नमस्कार। ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने मैं बहुत अच्छे से आपको जानता हूँ, और आपने आज मतलब ये विष और चिता ये सब यूज़ करके बहुत अजीब सा लगा मुझे। खैर जाने दीजिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा। ये चिंतन शिविर जो है, ये भारत की जो एक परिस्थिति अभी चल रही है और स्थिति जो आप देख रहे हैं, देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। 4 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं इस देश में। 40 करोड़ परिवार किस स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसके ऊपर ये चिंतन है। किस तरीके से इस देश में अराजकता का माहौल है, किस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, और एक दहशत का माहौल इस देश में बन चुका है। लोगों के खाने से लेके और हर चीज़ की व्यवस्था, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, इस पर चिंतन किया जा रहा है। ना कि मैं इसको नेगेटिविटी में नहीं लूँगा, और करना चाहिए, लोकतंत्र है। हम एक विपक्ष के नाते अगर ये भी ना करें तो मतलब भाजपा के लोगों को आपने जिस तरीके से बोला चिता और ये विष, हम ये सब इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि देश में जो स्थिति अभी पनप रही है और मध्य प्रदेश के खासकर जैसे हालात हैं, आज आप देखेंगे जिस तरीके से हमारे 313 ब्लॉक में से 84 ब्लॉक में पानी नहीं आ रहा है। उसके बाद 8000 गाँवों में बिजली 18-18 घंटे कट रही है। हम इस पे चिंतन कर रहे हैं। मतलब रोजगार, पानी, बिजली, जनता की मूलभूत सुविधाएं कैसे पूरी हों, हम इस पे चिंतन नहीं कर रहे हैं कि मंदिर कब बनेगा, मस्जिद में क्या करना है, अजान, और ये सब हम बातें बिल्कुल नहीं करना चाहते। ना हम विष, ना हम चिता, इन सब पर बातें नहीं करना चाहते। हम सिर्फ जनता की बात करना चाहते। और निवेदन करूंगा आपसे गुलरेज जी की सिर्फ मुद्दा यही है, अभी इस देश का मुद्दा यही है और इसी पर चिंतन हो रहा है। तो मेरा अपना जो स्टैंड है, कांग्रेस का जो स्टैंड है, वो यही है। ठीक है गुलरेज जी, 1 मिनट आप अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल अभिनव जी आपसे ही है। सोनिया गांधी ने जिस तरीके से कहा कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, कर्ज उतारने का एक ये समय है, मुझे लगता है ये वर्ड्स उनके शायद इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत कहते हैं ना, जो एक शीर्ष नेतृत्व होता है, मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि फिलहाल कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी, जहां से तमाम चीजें हम पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं, आज उनके ऊपर मुझे लगता है बहुत बड़ा एक प्रेशर भी होगा। मैं राजनीतिक रूप से बात कर रही हूँ, देखिए परिवार के रूप से बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक पार्टी की एक मेन मुखिया के रूप में यदि सबसे पहले अभी वर्तमान में नाम देखें तो उनका देखें, एक बहुत पीड़ा भी होगी,
बहुत सारी चीज़ें भी उनको होंगी, एक प्रेशर भी होगा, इसलिए शायद ये वर्ड्स उन्होंने आज कहे होंगे कि कर्ज उतारें। ये कार्यकर्ताओं के लिए होगा, जो दिग्गज जुटे उनके लिए होगा कि करिए और करने की ज़रूरत है। अब इस मैसेज को मुझे लगता है जितने लोग इस मंथन में या इस चिंतन में, इस शिविर में जुड़े हैं, बहुत गंभीरता से लेके उन तमाम मुख्य चीज़ों को लेके काम करने की ज़रूरत है कांग्रेस को। और सबसे बड़ा चिंतन इस चीज़ का है कि पीछे क्यों हो रहे हैं लगातार। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, कोई देखिए, आप कल देखा होगा आपने जिस तरीके से भोपाल की सड़कों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, कांग्रेस के कार्यकर्ता 44 डिग्री में किस तरीके से लाठी खाई, पानी का प्रेशर झेला। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर, भोपाल नहीं पूरे देश के अंदर संघर्ष कर रहा है। और सोनिया जी का मैसेज है ये सबके लिए कि हमें इन नफरत करने वालों से, हम सच्चाई के साथ चल रहे हैं, इसलिए शायद हम हार रहे हैं, हम छल कपट नहीं कर रहे हैं शायद इसलिए हार रहे हैं, या जो भी चीज है जिसके कारण हम इनके छल कपट से जीत नहीं पा रहे हैं या इनकी बेईमानी से हम नहीं जीत पा रहे हैं। ये वो मैसेज है हर कार्यकर्ता को, हर वरिष्ठ नेता को, हर छोटे कार्यकर्ता को कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ इस नफरत से लड़े। ठीक है गुलरेज जी, अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है, एक मैसेज और उनकी तरफ से आया है, जो देश में वर्तमान स्थिति में जो मुद्दे या जो चीजें हम देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं नफरत फैलाकर अल्पसंख्यकों को दबा रही है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अल्पसंख्यकों का हितैषी बनने के लिए ये मैसेज था या फिर वाकई जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसको किस तरह से ले? नहीं, वो मैसेज किस लिए था ये तो अभिनव जी बताएंगे, लेकिन सोनिया जी खुद अल्पसंख्यक हैं, वो क्रिश्चियन हैं, और यदि अल्पसंख्यक होते हुए वो इतनी खुल के सब चीजें बोल रही हैं तो कहाँ दबे हुए हैं अल्पसंख्यक? आप ये बताइए, राहुल बाबा खुल के दिन भर बोलते हैं, वे भी अल्पसंख्यक हैं, सोनिया जी भी अल्पसंख्यक हैं, तो कहाँ दबे हुए हैं ये लोग? तो मुझे तो कहीं नहीं लगता कि इस प्रकार की बातें, और उन्होंने जो कहा ना अभी कि पार्टी का कर्ज चुकाने का समय है, वास्तव में वो सही बात बोल रही है। बहुत सारे जितने भी 400 नेता बैठे हैं ना, उनको बोल रही हैं कि अब वो G28, G32 मत बनो और राहुल गांधी को जल्दी से जल्दी कांग्रेस की कमान दे दो, उनकी ताजपोशी वापस से कर दो। बच्चे ने गुस्से में आकर ताज फेंक दिया था उठाकर, वापस उसके सिर पर पहना दो और पार्टी का कर्ज चुका दो। फिर जनता की बात नहीं करी गुलरेज जी, आपने मालूम है वही राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अरे जनता, अभी मैं आपको इतनी चीजें बता रहा हूँ, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। सुनिए 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 सुनिए, मुद्दा ये होना चाहिए, मुद्दा ये होना चाहिए। आपके पास से मालूम है क्या होना चाहिए? शिवराज सिंह चौहान जी अभी बोल रहे थे, एक अभी मैं उनका चल रहा था लाइव, वो देख रहा था कि मतलब झूठ से तो बाहर आओ अब, थोड़ा सा सच के साथ गुलरेज जी, ईमानदारी है। लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग लाठी डंडे खा रहे हैं। सुनिए तो 4 घंटे बिजली की कटौती हो रही है भाई साहब मध्य प्रदेश में। अरे मेरे बत्ती मिल गुलरेज जी, अपन मध्य प्रदेश में रहते हैं ना, मध्य प्रदेश में रहते हैं ना, तो मध्य प्रदेश के आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं अभी। अब मैं पूरे काम करता हूँ, आपको अपन अगली डिबेट में बैठेंगे तो पूरे स्टेट की लेके बैठ जाएंगे। अरे स्थिति पे जो चल रहा है, रोजगार 4 करोड़ पूरे, चलो देश की बात करता हूँ, 4 करोड़ रोजगार, गुलरेज जी 4 करोड़ रोजगार जा चुके हैं कोरोना काल के बाद 2014 से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा क्यों करते हो यार? चलो आप बोलो। ये प्रदेश आपका भी है, ये प्रदेश मेरा भी है, सबका है। वहाँ जहाँ चिंतन शिविर चल रहा है, तो बोलो ना शिवराज सिंह चौहान जी से, आपके मुख्यमंत्री जी से बोलो ना कि लाइट लाए, पानी दे, रोजगार दे, बोलिए ना। छत्तीसगढ़ में कितनी कटौती हो रही है, बोलिए ना। अरे मोदी जी से जाकर बोलिए, 4 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए हैं। नहीं, मोदी जी से जाके बोलिए। बिल्कुल गलत बात है। कहाँ है रोजगार? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करी थी। बिल्कुल रोजगार मिल रहा है, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको मालूम है आज के स्टूडेंट्स और छात्र छात्राएं किस तरीके से परेशान हैं। एक रिक्वेस्ट है दोनों से, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक करके हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करें। 8.5 करोड़ लोगों को तो रोजगार सा लगाया है, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं बोलो, आप बताओ, रोजगार पे बताओ आप। यदि जीडीपी का आंकड़ा बढ़ रहा है तो आप ये बताइए मुझे कि जीडीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गुलरेज जी 9, आपको पता है 7 पॉइंट, आप बताओ, आज 70 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर है महंगाई की दर। आप बताइए फिलिप्स कर्व क्या महंगाई की दर, अरे फिलिप्स कर्व को आप देखें तो आज की जो स्थिति है इन्फ्लेशन की, उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट जाती है एम्प्लॉयमेंट का रेट। फिलिप्स कर्व यही कहता है ना। आप इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो बात करें आप मुझसे। महंगाई दर हो चाहे रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई दर 70 साल के न्यूनतम पर है आज।
आपने देखा, आपने चेक किया ना, आज पता होगा, आप तो महंगाई- मेरे से महंगाई ज्यादा क्या बात आंकड़ों कर के रहे हैं? अरे आंकड़ों के भाई, जादूगर भाई, हैं भाई, आप, आंकड़ों के इन्फ्लेशन का जादूगर दर हैं जो आप गुलरेज जी, नहीं, मेरे से नहीं, ज्यादा है कि नहीं? इन्फ्लेशन की दर मैं मानता हूँ, मानो ना, हाँ, माना ना आपने, accept करो आप। 6% होनी चाहिए तो थी। ये महंगाई लेकिन की आपके क्यों है? अनंत शास्त्री जब थे क्यों है? 2010 में 11.99%। अरे क्यों है? अरे तो लेकिन तब रोजगार भी था, और रोजगार भी था, और लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे थे। इन्फ्लेशन की दर अब मैं अकेले आप मालूम है 2% थी। ये आपकी यूपीए की सरकार के समय 9 से लेकर 13% तक डबल डिजिट पे अरे थी, गया तो इन्फ्लेशन की रोजगार दर। कितने थे, कंपनीज में कहाँ थे कितना रोजगार? पैसा आ रहा था देखिए, आज पूरे जो देश है, में, जब पूरे देश में। GDP अरे भी मेरी बढ़ती बात सुनो, तो ये पेट्रोल फिलिप्स कर्व पेट्रोल क्या है? डीजल के दाम, फिलिप्स अरे कर्व क्या है? पेट्रोल डीजल, जीडीपी भी आपकी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। यही तो फिलिप्स कर्व कहता है। मतलब सब अच्छा है, रोजगार मिलेगा, बिल्कुल अच्छा है, मिलेगा, अच्छा है, रोजगार मिल लेकिन रहा है, हाँ, मतलब सारे आंकड़े गलत हैं, 1% मतलब की- आपके 1% आंकड़े सही की हैं। कटौती करने की आवश्यकता है इन्फ्लेशन में, इसीलिए आरबीआई ने रेपो रेट में परिवर्तन किया है, जो बेसिस पॉइंट कम किए हैं, इसीलिए पॉइंट कम किए हैं। नहीं आ रहा, देश ठीक चलाना है। नहीं आ रहा। अच्छा गुलरेज चलिए जी। चलिए अभिनव जी ये बताइए, ये 3 दिन का जो चिंतन शिविर है, इसमें क्या मुख्य रूप से है, क्या एक स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल। और कितनी चीजों को लेकर लग रहा है कि कांग्रेस सफल हो पाएगी? जिस तरीके से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में क्या स्थिति है, आज की स्थिति कश्मीर में देखा होगा आपने, ये हिंदूवादी बनते हैं और सारी चीज, आज कश्मीरी पंडितों ने वहां पर अपने रेजिग्नेशन दिए हैं। मतलब स्थिति इतनी खराब है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर स्टेट में कुछ ना कुछ मुद्दे हैं जो ये देश में अपने हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो नहीं संभाल पा रहे हैं, उस पर चिंतन हो रहा है। वही बात बार बार कर रहा हूँ, रोजगार देने की बात, सांप्रदायिक माहौल जिस तरीके से खराब हो रहा है, सिस्टम खराब हो रहा है, लोगों के घर परिवार, 40 करोड़ परिवार इस देश के अपनी किस तरीके से वो इंडेक्स आप चेक करना, ये आंकड़े की बात करते हैं ना कि किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति में है, सबकी स्थिति खराब है। आप वहां बैठ के आप एक आंकड़े दिखाते हैं कि ये आंकड़े आ गए आपके पास। अरे आपने बोला था कि 5 लाख 4 लाख लोग खत्म हुए हैं कोरोना में, और आंकड़े जब आए कि 50 लाख लोग मरे हैं, तो ये कहां के आप WHO को भी गलत साबित कर रहे हैं। जब वो कह रहे थे कि नहीं अच्छा इतना सब कुछ हो गया, WHO जो आपके फेवर की बात करे वो सही है, और वो अगर गलत बोले तो सुनिए मेरी बात, आंकड़े देखिए सब सही होता है। गुलरेज जी 1 मिनट बोलने दीजिए ना, हम एक एक करके पॉइंट रखेंगे, मुझे लगता है अच्छे से चर्चा हो पाएगी। कम रही है। एक मिनट गुलरेज जी, 1 मिनट, मैं नहीं बोलूंगा ना, आपके बीच में हो गई मेरी बात, आप बोलो। चलिए बोलिए। बोलो। अब दोनों ही चुप हो गए हैं, प्लीज मैं बहुत देर से कह रही हूँ, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, अच्छे से चर्चा होगी। बोलो राखी, अब राखी बोलेंगी, हम सुनेंगे दोनों। अरे गुलरेज जी, ये मतलब आप दोनों को नहीं बोलना, आप सिर्फ मैं बोलूंगी, तो मेरे तो बहुत अलग ही सवाल है जी। मैंने तो सारी बात बोली जो राखी जी ने मुझसे पूछा, मैंने उनका सारा जवाब दे दिया। आपको जवाब देना है सारी चीजों का कि ऐसा क्यों। नहीं तो मैं तो आपको किस चीज का जवाब चाहते हैं आप? मैं हर चीज का जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपको इन्फ्लेशन पे कहा कि हाँ 1% इन्फ्लेशन की दर कम करने की आवश्यकता है, इसीलिए रेपो रेट और बेसिस पॉइंट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेंजेस निर्मला किए हैं। सीतारमण जी को नहीं, आप किसी की भी बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी भारत सरकार के साथ ही काम करती है। आरबीआई ने जो बेसिस पॉइंट कम किए, इसीलिए पॉइंट कम किए हैं। यदि आप इन्फ्लेशन की बात करें, अलावा जाते हैं आप, तो आप जीडीपी में देखिए, तो जीडीपी की दर के हिसाब से हिंदुस्तान विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उस समय जब ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं जो है वो मुंह के बल लेटी हुई है, तो आप किस चीज में बोल रहे हैं? आप बिजली की बात करते हैं कि बिजली संकट दुनिया भर में जो चल रहा है कोयले की वजह से, उसके उपरांत में मध्य प्रदेश विशेष की आप बात करें तो हिंदुस्तान के सबसे अच्छे परफॉर्मिंग राज्यों में से है। आपके मुंह से कभी प्रशंसा का एक शब्द नहीं निकलता, और आप बातें करते हैं, सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के 313 ब्लॉक में से 84 ब्लॉक में पानी नहीं जा रहा है। आप बीजेपी की चिंता करते हैं। 8000 गांवों में बिजली नहीं है, 16 18 घंटे बिजली कट रही है। भोपाल और इंदौर को छोड़ दो, अगर सुनो आप गुलरेज जी, भोपाल इंदौर को छोड़ दो तो लाइट नहीं है। भोपाल से जरा सा बाहर जाओगे ना तो आपको लाइट नहीं दिखेगी। क्या बात कर रहे हो? अंधेरे में डूबा हुआ है मध्य प्रदेश, अंधकार में। कैसी बातें करते हो यार आप गुलरेज जी? हिमाचल के दौरों से आया हूँ, मुझे तो कहीं ऐसा नहीं दिखा। हाँ नहीं, आप तो पट्टी बांध ली है आपने, कुछ नहीं दिख रहा है आपको। आपको सिर्फ सीधा शिवराज सिंह चौहान जी अच्छे हैं, भाजपा अच्छी है, यही दिख रहा है। अरे जनता सुनती है, देखती है गुलरेज जी,
गुलरेज जी, जनता देखती है, सुनती है, थोड़ा तो समझा करो आप। गांव में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। मैं तो आंकड़े बता रहा हूँ, ब्लॉकों में 84 ब्लॉक में पानी नहीं है। ये आज के आंकड़े 84 ब्लॉक, हो सकता है कल 200 ब्लॉक हो जाएंगे। के आंकड़े रखता हूँ मध्य प्रदेश का। अरे 200 ब्लॉक में पानी नहीं पहुंच रहा है, मालूम है? 8000 गाँव में लाइट नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल, कैसी बात कर रहे हो आप लाइट यार? नहीं पहुंचना और एक आध घंटे की कटौती होना, 1 घंटे की कटौती, लाइट आप लाइट नहीं पहुंच। अरे किसी गांव वाले से बात करके देखो तो आप अभी, और आप शायद भूल गए कि अरे कमल पटेल जी फोन पे कैसे बात कर रहे थे, याद है आपको? पूरी रात भर बिजली। सुनो तो गुलरेज जी, आप बोल लो, मैं बोलूंगा। राखी जी एक बात बोलूंगा, बोल लो आप। वो कमल पटेल जी फोन पे क्या बोल रहे थे? अरे भैया हमारे बिल्कुल फेक वीडियो है, याद है आपको कि नहीं है? बिल्कुल फेक वॉइस है, बिल्कुल फेक वॉइस है, वो फेक वॉइस है 100%। अरे प्रद्युमन सिंह तोमर जी खुद कह रहे हैं, आज उनने बयान दिया है मेरा मंत्री पद ले लो, दूसरा पद दे दो मुझे। नहीं बिल्कुल गलत। अरे आज बयान दिया है, आपको थोड़ी नॉलेज रखा करो आप। उनने आज बोल दिया है, सब नॉलेज है। मेरी बात सुनो, आज उनने बोल दिया मेरे को ये बिजली मंत्री से हटा दो, मेरी छवि खराब हो रही है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, पूरी छवि खराब हो रही है उनकी। जैसे आईटी सेल के जो लोग हैं ना कांग्रेस के, वो फैलाते हैं। अरे मेरे आप भी शायद आईटी सेल के ही है ना भाई साहब। पता है, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, वो बात मैं कहना नहीं चाह रही थी बट मुझे कहना पड़ रहा है। बीजेपी का चिंतन शिविर हुआ था, कांग्रेस ने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बोली थी, ऐसा है वैसा है। आज कांग्रेस का ये मंथन चिंतन हो रहा है, इस पर गुलरेज जी ने भी कह दिया कि चिंता नहीं है और चिंतन नहीं है, ये चिंता है और चिता है और पता नहीं। देखिए मुझे लगता है दोनों ही पार्टियां अपना अपना एक रणनीति बनाती है, एक स्ट्रैटेजी होती है, इलेक्शन के लिए तैयारी होती है, मुख्य होते हैं मुद्दे। अब क्या मुद्दे हैं देश के लिए? इलेक्शन कहाँ होना है? मध्य प्रदेश के लिए, दूसरे स्टेट के लिए, तो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा? हम मध्य प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश की बात करें, देश की चीज़ों को देख के देश की बात करें जो महत्वपूर्ण है। सिर्फ लड़ाई झगड़े से या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से क्या कुछ निकलेगा, मुझे ये बता दीजिए। तो मुझे लगता है हम उस पर फोकस होकर बात करें, सिर्फ कहने से कुछ भी नहीं होगा। देखिए थोड़ा बहुत तो तंज कोई भी करता है, कोई किसी को छोड़ता नहीं है। आरोप प्रत्यारोप। आप बताइए कि चिंतन शिविर जो होता है, हमारे यहाँ भी हर 2-2 महीने में बैठक होती है पार्टी की, वहाँ हार्डली 2%, 1% भी कांग्रेस के विषय में हम संवाद नहीं करते। हमारा जब चिंतन होता है तो हम चिंता इस बात की करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, हम बूथ तक और पन्ना लेवल तक कैसे जाएंगे, हम अपने मंडल की इकाई को कैसे मजबूत करेंगे, हम अपने कार्यकर्ता के में विस्तार कैसे करेंगे। लेकिन आप देखिए कांग्रेस का चिंतन शिविर जो है, इसमें कांग्रेस की बात ही नहीं होती है, सब बात क्या होती है? बीजेपी। तो फिर जब बीजेपी की बात होती है तो फिर बीजेपी की तरफ से तो वार आएगा ही, सही ना? लेकिन गुलरेज जी एक नई चीज मुझे आज इस चिंतन से जो बातें निकली सोनिया गांधी की, एक नई चीज और मुझे जो सुनने में आई वो यही थी कि परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा। मतलब वो जो कह रहे थे ना अपन परिवारवाद, वो शायद थोड़ा सा दूर हो जाए कांग्रेस से। अब देखिए, फिर देखते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अभी तक तो इलेक्टोरल हिस्ट्री नहीं रही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सोनिया गांधी का भी टिकट कटना चाहिए या राहुल गांधी का कटना चाहिए। देखते हैं कितना कटेगा। पूरे जवाब उनको पता है कि क्या बोलना है। ठीक है, अभिनव जिस पे कुछ कहेंगे? नहीं, इस पे ये कोई मुद्दा नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अच्छी बात है ये। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजनीति में युवा आ रहे हैं, और चाहे मुद्दे हों, चाहे ओबीसी का मुद्दा हो, और हर वर्ग को, चाहे महिलाएं हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, सबको मौका मिलना चाहिए राजनीति में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबको पार्टिसिपेट करके इस देश के लिए सोचना चाहिए। और हम युवा, चाहे गुलरेज जी हों चाहे मैं हूं, हम युवा तो यही सोचेंगे कि आने वाला भविष्य इस देश का बहुत अच्छा हो। और हमेशा, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे मैं कांग्रेस से हूँ, लेकिन हमारी सोच जो है आने वाले लोगों के लिए यही है। और उन्होंने ये मैसेज भी आज दिया है सोनिया जी ने कि आने वाला भविष्य जो हो वो कांग्रेस एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरह, जो भी सारी चीजें होती है, नेगेटिविटी हर पार्टी के अंदर होती है, हर जगह होती है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको बोलने का हक है। तो हम चाहेंगे कि आने वाला भविष्य जो है, चाहे वो चिंतन से निकले चाहे कैसे भी, आने वाला भविष्य इस देश का बहुत अच्छा हो। जल्दी से अपनी बात रखिए गुलरेज जी। कि हमारे मित्र से एक बात तो पूछना चाहता हूँ, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी में से किसका टिकट कट रहा है? अरे ये तो मध्य प्रदेश में ये बातें करने की नहीं है। जब चुनाव आएगा तब देखना आपकी मतलब किसका क्या होगा क्या नहीं होगा। नरोत्तम मिश्रा जी के बेटे लड़ेंगे कि प्रहलाद पटेल के बेटे लड़ेंगे कि गोपाल भार्गव के बेटे लड़ेंगे कि शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे लड़ेंगे। ये परिवारवाद वाली बातें तो तब सामने आएंगी जैसे जैसे होगा। आज सोनिया जी ने स्टैंड क्लियर कर दिया, परिवार से एक ही इंसान लड़ेगा। तो आप अपना स्टैंड की तैयारी करो। आपके यहाँ बहुत खटपट चालू हो गई होगी। नरेंद्र सिंह
तोमर जी सोच रहे होंगे अरे ये क्या हो गया, मेरे बेटे को कैसे क्या होगा। तो ये सब चीजों पे आपको मंथन करना है, चिंतन करना है। परिवारवाद आपके यहाँ ज्यादा है। आप लोगों को डर सिर्फ राहुल जी से है, राहुल जी से है, राहुल जी से है। तो ये चीज आपको अब करनी है। सोनिया जी ने जो बोलना था बोल दिया। अब आपके नेताओं को सोचना कि उनके परिवार वालों को कैलाश विजयवर्गीय जी लड़ेंगे कि आकाश विजयवर्गीय जी लड़ेंगे, इस पे बात करना आप। जल्दी से बोलिए, समय की सीमा है। इन्होंने अभी कैलाश जी का पूछा तो न कैलाश जी विधायक हैं न कैलाश जी सांसद हैं। पहले भी एक ही व्यक्ति उनके परिवार से लड़ा है। मैं और जहां तक शिवराज जी, नरेंद्र सिंह जी की बात है, उनके बेटे ना विधायक है ना सांसद है, तो काल्पनिक बात है। आगे की बात कर रहा हूँ ना मैं, उनके विषय में पूछ रहा हूँ। मध्य प्रदेश के आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता, इसलिए पूछ रहा हूँ। आगे की बात कर रहा हूँ ना मैं। नकुल नाथ पे कटेगा। ये आप दोनों नोटिस करो या नहीं करो, आने वाले इलेक्शन में मेरे पास जरूर बोलने के लिए बहुत कुछ रहेगा, यदि किसी को भी एक्स्ट्रा टिकट मिला तो। चलिए, मुझे यही चर्चा को विराम देना होगा, समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, कांग्रेस का जिस तरीके से नव संकल्प चिंतन शिविर चल रहा है और 3 दिन इस चिंतन शिविर से क्या निकलेगा, मेहनत, मुद्दे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। करना तो पड़ेगा क्योंकि ज़रूरत भी है कांग्रेस की, और बीजेपी की तैयारियां अपनी जगह पर है। बहुत महत्वपूर्ण हो गया है ये इलेक्शन, बहुत कुछ निकल कर इसमें से सामने आएगा। देखते हैं आखिर किसका जोर चलता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।